हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। हमारा चैप्टर सेकंड ख़त्म हो गया है। अब हम चैप्टर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, हमारे जो थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे थ्योरीज हैं। बेसिकली उनको डिवाइड किया गया है एज पर क्लास मीन्स एज पर टाइम के हिसाब से, कैसे कैसे टाइम बढ़ा उस हिसाब से थ्योरीज डेवलपमेंट हुए। और उस डेवलपमेंट जो थ्योरीज जिस टाइम पे हुए उस पीरियड पे उनका कुछ और नाम था, फिर उसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन आया जो उसमें कुछ कमियां थी, उनको थोड़ा इंप्रूव्ड किया गया। तो कुछ स्कॉलर अगले टाइम पे कुछ थ्योरीज दिए। इसी प्रकार से एक आर्डर में, एक मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में हमारा थ्योरी जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक एक करके एक एक थ्योरी ईयर वाइज बताऊंगा अच्छे से। तो हमारा जो पहला थ्योरी है, हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। बेसिकली एक क्लासिकल थ्योरीज में फॉल करता है। Before starting the classical theory, let me explain the all the theories of public administration with year wise. देखिए, जो पहले क्या थे, हमारे क्लासिकल स्कूल ऑफ थिंकर थे, क्लासिकल थे। देन इसमें क्लासिकल जो थ्योरीज थे, क्लासिकल थिंकर्स थे, इनके जो प्रिंसिपल्स में कुछ कमियां थी, उनके बाद उनको क्या हुआ, क्रिटिसाइज की। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स आए, फिर उनको क्या बोला गया, ह्यूमन अप्रोच या ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोचेस, जो उसके सारे प्रिंसिपल्स थे। देन उसके बाद हमारा आया बिहेवियरलिस्ट आए। देन सिस्टम अप्रोच आया। ऐसे ऐसे मतलब टाइम के हिसाब से नए नए प्रिंसिपल्स आते गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो हमारा सबसे पहला है वो क्लासिकल क्लासिकल थिंकर्स जो हमारे हैं, उसमें हमारा सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, जो कि एफ डब्ल्यू टेलर जी ने दिया है। हमें जो क्लासेस ऑफ थिंकर्स है, क्लासेस ऑफ थ्योरीज है, उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक डिटेल करके टाइम वाइज अच्छे से, और किस क्लासेस में कौन से थिंकर फॉल करते हैं, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन, एक शॉर्ट्स में एग्जाम से पहले वो शॉर्ट रिवीजन वीडियोस बनाऊंगा, तो उसको देखिएगा। बट अभी क्या है, अभी तो हमारे पास समय, तो हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा पहला, सबसे पहला है क्लासिकल क्लासिकल थिंकर में, हमारे सबसे पहले हैं एफ डब्ल्यू टेलर। देखिए, जो बेसिकली हम चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर प्रसाद एंड प्रसाद बुक से। हमारे जो बुक प्रिफर किए हैं हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर बाई प्रसाद एंड प्रसाद। बट जो हमारा क्लासेस का फ्लो है, फ्लो क्लासेस मतलब फ्लो चार्ट जो हमारा है, कैसे क्या उसका प्लानिंग है, कौन सा क्लास कब लेना है, वो हम चल रहे हैं एम लक्ष्मीकांत से, फ्लो ऑफ क्लासेस। सो डोंट बी कंफ्यूज कि अगर आपको लगे कि यूजीसी नेट में हम सर हमारा ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स है, कवर नहीं हुआ, तो ऐसा डोंट वरी, आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स एज पर यूजीसी नेट सिलेबस। बट लेट मी explain one by one according to M. Lakshmikant flowchart content, and I will cover all the content from administrative thinker by Prasad and Prasad and M. Lakshmikant, as well as IGNU notes, which is the most important for your academic and UGC net also. सो डोंट वरी, आप एक एक करके देखिए। बस अब जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना मैं बता रहा हूं, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। सो देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। हमारा एफ डब्ल्यू टेलर जी हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिए हैं। तो एफ डब्ल्यू का सबसे पहले इनका क्या पूरा नाम है, एफ से हो, फ्रीडरिक विंस्लो टेलर। सो देखिए, ये है फ्रीडरिक विंस्लो टेलर। इनका लाइफ स्पैन था 1856 टू 1915। देखिए, लाइफ इसमें मैंने इसलिए किया कि ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानने में मदद करेगा कि जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा, जो इनके पब्लिकेशन रहे, इनके जो थ्योरीज डेवलपमेंट हुए, वो सब इस ड्यूरेशन के बीच फॉल करेंगे। इसलिए मैंने इनका टाइम स्पैन लिख दिया कि 1856 से लेके 1915 तक इनके जो पब्लिकेशन के रहेंगे ड्यूरेशन, वो इसी बीच रहेंगे। आप इससे क्या होगा कि एलिमिनेशन मेथड में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन आ जाएंगे धीरे धीरे, एक एक करके बहुत सारे थिंकर है। आपको बेसिकली 20 या 18 थिंकर ऑलमोस्ट पढ़ने हैं। तो क्या हो गए, सबके लाइफ स्पैन करने हैं, सबके पब्लिकेशन, उनके क्या डेट्स रहे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। तो क्या एक
मिस हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, सो दैट यू कैन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड इन योर एग्जाम, बट नाउ मेक अ कंसेप्ट सीरियली। सो देखिए, जो फ्रेडरिक विंसोर टेलर थे वो क्या थे, देखिए बहुत ही पहले इनके थोड़ा इंट्रो देखते हैं, इनके विषय में इनका इंट्रो, क्योंकि किसी की थ्योरी जानने के लिए, फिलोसफी जानने के लिए सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा जानो, ताकि यू विल गेट इंस्पायर्ड हाउ कैन ही डू द वेल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, इन देयर इंस्टीट्यूशन, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। सो देखिए, जो विल्सन जी थे हमारे, सॉरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर जी थे हमारे, वो हमारे एक नॉर्मल फैमिली से आते थे, बेसिकली अमेरिका के, अमेरिकन है। तो एक नॉर्मल फैमिली से आते थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई नॉर्मल की, फिर फ्रांस गए, जर्मनी गए, वहां पे भी 2 साल इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर उन्होंने एट द एज ऑफ 18 ईयर में, देखिए एज ऑफ 18 ईयर में इन्होंने एक हाइड्रोलिक वर्कशॉप की कंपनी थी, वहां पे इन्होंने एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन किया। देखिए, अब अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस देखिए भी एक प्रकार का रिक्रूटमेंट के थ्रू ही जाते हैं, ये भी एम्प्लॉयमेंट ही है, बट इसमें क्या होता है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, इसमें मतलब कि सैलरीज, वेजेस वगैरह नहीं मिलते, और इसमें एक प्रकार के एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स आते होंगे, देखा होगा सरकारी रिजल्ट में कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस का आया है, हुंडा कंपनी में अप्रेंटिस का आया है, तो जस्ट लाइक यही है अप्रेंटिस का। तो उन्होंने एज अ अप्रेंटिस इस हाइड्रोलिक वर्कशॉप में 4 ईयर काम किया, 4 ईयर इन्होंने काम किया है हाइड्रोलिक वर्कशॉप में एज ए अप्रेंटिस। देन उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी, अपने मतलब कैरियर की शुरुआत एक अच्छे, मतलब थोड़े बड़े लेवल के कंपनी में स्टार्ट किया, जो कि स्टील कंपनी था, उसका नाम था मिडवले स्टील कंपनी, में वहां पे इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज ए लेबर, स्टार्ट किया। सो देखिए, इन्होंने 4 साल तो अप्रेंटिस काम किया हाइड्रोलिक वर्कशॉप में, फिर उसके बाद इन्होंने मिडवेले स्टील कंपनी, जो कि फिलाडेल्फिया में है, देखिए इनका जो सारा मैक्स कहानी रहेगा, जो मैक्स स्टोरी रहेगी, इनकी मैक्स कंट्रीब्यूशन रहेगा, सब अमेरिका में रहेगा, जो कि फिलाडेल्फिया में ही इनका सब कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो अगर आप अंदाजा भी, अगर कुछ ऐसा चीज प्लेस के रिगार्डिंग पूछेगा तो आप लोग बेझिझक, देखिए फिलाडेल्फिया में मतलब कि इनका सब कुछ हुआ है। तो देखिए, अब जो मिडवेल स्टील कंपनी थी, उन्होंने एज ए लेबर काम स्टार्ट किया, बट पॉइंट इज, इन्होंने एज ए लेबर तो काम स्टार्ट किया, बट उन्होंने वहां से रिजाइन कैसे दिया, एज ए चीफ इंजीनियर। तक वहां पे उन्होंने काम किया है, एज लेबर रहे, फिर गैंग बॉस रहे, फिर फोरमैन रहे, फिर सुपरवाइजर रहे, ऐसे ऐसे उन्होंने अपने करियर को इन्हेंस किया और एज ए चीफ इंजीनियर उस मिडवेल स्टील कंपनी में काम किया। देन उसके बाद इन्होंने अलग कंपनी ज्वाइन किया, वहां पे एज ए जनरल मैनेजर रहे, वो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैं ज्यादा डिटेल में इनके करियर के बारे में नहीं जाऊंगा, बट एक मोटी मोटा बता दूंगा इन्होंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया और क्या क्या किया। तो देखिए, इन्होंने एज ए लेबर ज्वाइन किया था मिडवेल स्टील कंपनी में, और वहां पे उन्होंने करियर अपने ग्रोथ को इन्हेंस किया, और मास्टर डिग्री भी अटेंड की। पता है, इन्होंने करस्पॉन्डेंस से, मतलब नाइट क्लासेस अटेंड कर करके, नाइट क्लासेस करस्पॉन्डेंस से कर करके इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल साइंस, में इन्होंने अचीव किया। सोच सकते उस समय ड्यूटी के साथ साथ नाइट क्लासेस करस्पॉन्डेंस करना बहुत ही अनयूजुअल था। अभी कॉमन हो गया कि सब लोग कर सकते हैं, बट उस समय बहुत ही अनयूजुअल था। इवन ही डिड सो दैट ही गेट द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर। After that, he worked as a general manager in another company, and also he worked as a professor in Tuck School of Business. प्रोफेसर भी, भाई देखिए, इन्होंने प्रोफेसर भी काम किया है, जब प्रोफेसर भी काम किया किसमें, टक स्कूल ऑफ बिजनेस में, टक स्कूल ऑफ बिजनेस। तो और इन्होंने अपनी खुद की कंपनी एक स्टार्ट की, जो कि कंसल्टेंसी कंपनी थी बेसिकली, और इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी काम किया, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर की एक, वहां पे एक सोसाइटी होती है, मतलब एक एसोसिएशन होता है वहां पे, जिन्हें मैकेनिकल इंजीनियर रहेंगे
उनका एक एसोसिएशन होता है, तो वहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट भी इन्होंने काम किया है। तो आप समझ सकते हो उनका क्या करियर ग्रोथ रहा होगा कि जो मतलब एज ए लेबर स्टाफ काम करता है, वो एज ए प्रेसिडेंट, एज ए प्रोफेसर, एज ए जनरल मैनेजर, एज ए चीफ मैनेजर काम किया है, तो उसका क्या आउटपुट रहा होगा, क्या एफिशिएंसी रही होगी, क्या डिवोशन रहा होगा, आप समझ सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनके क्या डिवोशन है, और उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो उन्होंने एज ए लेबर पोस्ट उन्होंने जॉब स्टार्ट किया था, और एज ए प्रोफेसर, एज ए जनरल मैनेजर, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर तक काम उन्होंने किया। उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, कंसल्टेंसी कंपनी। तो आप समझ सकते हो। तो बेसिकली उन्होंने क्या बताया, तो बताया कि उन्होंने कि जो कंपनी होती है, कंपनी में क्या थी, एफिशिएंसी की कमी पाई उन्होंने। उनका ऑब्जर्वेशन था कि कंपनी में एफिशिएंसी की कमी है, और क्या है जो कंट्रीब्यूशन होता है, मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इस सब में क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था, आउटपुट क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था। तो इस सब चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और क्या था, कंपनियां में उन्होंने बहुत सी चीजें से देखे जो कि पुराने इक्विपमेंट से, उनके मेथड्स गलत थे, उनके प्रोसीजर काम करने के गलत थे, और मैनेजमेंट का जो प्लानिंग था वो सब गलत था। तो इस सब चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूट लेवल से काम किया था, लेबर से काम किया था, और इन्होंने देखिए इनका जो मेन फोकस था, मेन फोकस रहा इनका ऑर्गेनाइजेशन में, मेन फोकस था उनका शॉप फ्लोर मैनेजमेंट पे। अब बोलोगे शॉप फ्लोर मैनेजमेंट क्या होता है? शॉप फ्लोर मैनेजमेंट बेसिकली एकदम लोअर लेवल में, मतलब कि जो वर्कर लेवल होता है, जो कि ग्राउंड फील्ड यूनिट पे काम करते हैं, वहां से लेके इनका, वहां से बेसिकली उनका स्टार्टिंग वहां से था, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से था। क्योंकि वो एज ए लेबर काम किए और एज ए चीफ मैनेजर काम किए, तो उनका फोकस था कि मतलब बॉटम लेवल पे सबसे पहले वहां पे जो सारी चीजें हैं, एफिशिएंसी क्यों नहीं आए, वहां पे क्या क्या लैप्सेस है, उनको इंप्रूव करना, उनमें क्या हर्डल है, उनको क्या कमियां महसूस हो रही है, क्या मेथड्स वो यूज कर रहे हैं, क्या टूल्स यूज कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, उनका क्या माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है। इस सब चीजों को उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया, और अपना कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट में एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। इन्होंने एम्प्लॉय के एफिशिएंसी पे ज्यादा जोर दिया है, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या आउटपुट रहा, एफिशिएंट कैसे रहेगा, इस सब पे ज्यादा ध्यान दिया। और उन्होंने जो ओल्ड मेथड था, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो ओल्ड मेथड था हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, इसी को बेसिकली बोलते हैं रूल ऑफ थंब। बेसिकली इसको इन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से, ओल्ड इरर एंड एक्सपेरिमेंट ट्रायल मेथड से नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट आउटपुट, बेस्ट एफिशिएंसी के लिए एक ट्रू ऑफ साइंस, बेस्ट ट्रू ऑफ साइंस होना चाहिए, एक ट्रू ऑफ साइंस होना चाहिए। मतलब ट्रू ऑफ साइंस मतलब एक प्रकार का एक प्रिंसिपल्स होना चाहिए, जैसे साइंस में एक प्रिंसिपल होता है किसी चीज के लिए, वैसे ही इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के लिए एक ट्रू साइंस होनी चाहिए, जिसमें होता है कि वन ऑफ बेस्ट डूइंग थिंग, मीन्स दैट किसी काम को करने के लिए उन्होंने बताया वन ऑफ द बेस्ट मेथड बताया। और उसके सिवा मतलब जैसे कोई काम आप कर रहे हो, उस काम को करने का एक बेस्ट तरीका बताया, बेस्ट मेथड बताया। तो ये सब एक क्या है, उन्होंने एक साइंस से रिलेट किया, मतलब साइंस से रिलेट किया, मतलब एक प्रोसीजर्स बनाया, एक प्रिंसिपल्स दिए हर एक चीज को करने का, हर एक चीज को करने का टाइम डिसाइड किया, कितने टाइम में होना चाहिए, इस सब मतलब टाइम स्टडी किया। और उन्होंने बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, मतलब कोई काम कर रहे हो तो उसमें हमारे हाथ का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट कैसे, कब क्या करना है, इस चीज को भी इन्होंने स्टडी किया और बताया। तो बेसिकली इसको मोशन स्टडी बोला गया। और ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि वर्कर की आउटपुट को कैसे कैसे बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, वर्कर कैसे खुद से मोटिवेट होके ज्यादा आउटपुट दे, और कम कम वर्क आउटपुट जो दे रहा है उसके लिए क्या पनिशमेंट रिवार्ड मिलना चाहिए, इस सब चीजों को उन्होंने बताया। तो इसको क्या बोला, पीस रेट सिस्टम बोला गया, वेज रेट सिस्टम बोला गया। तो उन्होंने हर एक स्टडी किया, हर एक चीज के लिए एक प्रिंसिपल्स दिया, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने बुक भी पब्लिश किए। एंड कम टू द पॉइंट, जो कि हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, सबसे पहले देखिए एक पहले पॉइंट टू बी रिमेंबर, देखिए जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर जी हैं, ये हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी, ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिकॉज ही गिव द complete and systematic studies and research on the scientific management theory, so that he is regarded as the father of scientific management theory. But before him,
Before him, many other scholars used the term. Which term? Scientific management theory in organization, in institution, in society. But even F.W. Taylor is regarded as the father of scientific management. Why? Because he gave the systematic study of scientific management principle, scientific management theory to the organization, to the public administration, so that he is regarded as the fathers of scientific management theory. Now come to point. Then who coined the term scientific management theory first? So Louis, he is none other than Louis Brandeis. The term scientific management, the term scientific management first coined by Louis Brandeis. जो कि लुइस ब्रांडिस ने टर्म सबसे पहले क्वाइंट किया था, वो भी कितने में, 1910 में, 1910 में इन्होंने सबसे पहले टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट को बताया था। और जो देखिए हमारे लुइस ब्रांडिस दी क्या थे, लुइस ब्रांडिस दी क्या थे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उन्होंने एक जजमेंट किया था, उसमें इंटर स्टेट कमीशन था, इंटर स्टेट कमीशन का एक केस चल रहा था। उस केस में इन्होंने ये टर्म को यूज किया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म होना चाहिए। तो ज्यादा इनके बारे में नहीं बता रहे हैं, बट इतना बता दें कि जो टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था, फर्स्ट कॉइन्ड बाय द लुइस ब्रांडेस इन 1910 इन इंटर स्टेट कमीशन केस, बिकॉज ही इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम। But apart from him, Charles Babbage, Henry Metcalfe, Town, Frederick Halsey, there are different scholars also use the term scientific management theory. But our motto is scientific management theory by F.W. Taylor, because in your UGC NET syllabus focus is on F.W. Taylor. So come to the point. देखिए मैंने तो बता दिया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बेसिकली उसमें ये सब बताया गया कि चीज़ों को कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, क्या एक्टिविटीज करने हैं, हमारे बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, उनका मूवमेंट कैसे होना चाहिए, और उनके एक मतलब लेवल्स क्या होने चाहिए, हियरार्की उसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए। काम को कराने के लिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम बताया गया कि और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। बेसिकली ये सब चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया, और ये बुक F.W. टेलर जी ने ये सब चीज़ें अपने बुक में पब्लिश किया। आइए एक एक करके उनके बुक्स को देखते हैं, क्योंकि पहले बुक्स देखेंगे, फिर उसके बाद उस बुक्स में क्या क्या है, उनमें क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, सब पढ़ेंगे, और उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेलिवेंट कैसे रहे, और हमारे मैनेजमेंट में कैसे रेलिवेंस है, उस सबको देखेंगे। सो कम टू द हिज फेमस बुक। सो इनका सबसे फर्स्ट जो बुक था ये पीस रेट सिस्टम था। ये पीस रेट सिस्टम जो कि 1895 में पब्लिश हुआ था, 1895। देखिए ये सब बुक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएंगे, इनके ईयर आएंगे बुक्स के, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेसिकली बहुत अंदर से तो नहीं आएगा, बट इनके बुक्स और उनके पब्लिकेशन ईयर ये सब तो पक्का याद होना चाहिए हर एक थिंकर्स के, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उनके क्या प्रिंसिपल्स रहे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस रेट सिस्टम था जो कि 1895 में पब्लिश हुआ। देन आया सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट, जो कि सॉफ्ट फ्लोर 1903 में पब्लिश हुआ। देन आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में, 1906। एंड देन लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में पब्लिश हुआ। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इनके बेसिकली 4 बुक मैंने यहाँ पे दिया है। पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। इनके बेसिकली यहाँ पे 4 बुक हमने दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है। टेलर डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट शुड नो एग्जैक्टली व्हाट वर्कर्स शुड टू डू एंड इंश्योर दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे।
यही मैंने आपको बताया कि इस सब जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया उसमें इन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी के बारे में और एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे उस काम को बेस्ट तरीके से कर रहा है और एक कम पैसे में और कम टाइम में कम कर रहा है, इस सब चीजों पे उन्होंने फोकस किया। लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज थ्योरी। increase efficiency, increase productivity, achieve maximum prosperity for employer and employee, and come to the background of scientific management। बिफोर टेलर इंडस्ट्रीज फॉलो द रूल ऑफ थंब मेथड्स। देखिए, अब टेलर के पहले क्या था, ऐसा नहीं था, टेलर के पहले ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता था, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन नहीं था, सब कुछ था, बट क्या था, एफिशिएंसी नहीं थी। बिकॉज बिफोर टेलर इंडस्ट्रीज हमारा क्या यूज करता था, रूल ऑफ थंब मेथड। रूल ऑफ थंब मेथड मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि एक प्रकार से पहले करते थे, उसको स्लोली करते थे, फिर उस टास्क को अचीव नहीं हो पाया तो दूसरा मेथड अप्लाई करते थे, क्योंकि एम्प्लॉय को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं पता था, एसओपी नहीं पता थी, एक वन बेस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स नहीं पता था कि किसी काम को करने के लिए क्या बेस्ट तरीका क्या है, ये सब चीजें नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि किसी ने बेसिकली उसको रिसर्च नहीं किया, उसको बनाया नहीं। इसलिए जो एम्प्लॉय थे इनसे पहले वो क्या करते थे, रूल ऑफ थंब मेथड पे रिलाई करते थे, और इसी वजह से क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बहुत ही डाउन थी। So before Taylor Industries follow the rule of thumb methods, and let's see the meaning of rule of thumb. Meaning of rule of thumb: workers use their own experience and judgment. No scientific methods, inefficient work process, low productivity. Taylor believed management should use scientific study of work to determine the best methods. One best doing things, इसी को बोलते हैं one best way ऑफ डूइंग थिंग्स। देखिए, जो रूल ऑफ थंब मेथड से क्या था, उसमें क्या जो थे वर्कर अपने खुद का जजमेंट, खुद का एक्सपीरियंस से काम करते थे, और क्या होता था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते थे तो एक ट्रायल मेथड टाइप्स हो जाता था, अगर सक्सेस हुआ ठीक है, नहीं फिर दूसरा मेथड अप्लाई करते। तो इससे क्या हुआ, हमारी इसमें कंजम्पशन ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसमें क्या होगा, जो फाइनेंशियल लॉस भी ज़्यादा होने का चांस है, इनएफिशिएंट वर्क प्रोसेस हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पे फोकस किया। देन इन्होंने सजेशन किया कि जो हमारा सजेशन दिए कि जो एक ट्रू साइंस ऑफ वर्क होना चाहिए, ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, दैट्स वाइज जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस कर सके। एंड नाउ सी द बेसिक एजम्पशन ऑफ टेलर। देखिए, टेलर का जो एजम्पशन था ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई थे उनको लेके क्या एजम्पशन रहा, उन्होंने बताया कि मैन इज एन इकोनॉमिक बीइंग, मैन इज अ इकोनॉमिक मैन। देखिए, इन्होंने बताया कि जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या होते हैं, मोनिस्टिक होते हैं, पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब कि इंसेंटिव वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इससे इन्होंने मैन को, जो हमारे एम्प्लॉय है उनको क्या बोला, इकोनॉमिक मैन भी बोला। एक कंसेप्ट आएगा, इन्होंने एम्प्लॉय को क्या बोला, इकोनॉमिक मैन बोला। इसीलिए इनकी जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी जो इनकी है, बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, बेसिकली इसको मोनिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। एंड मैन इज एन इकोनॉमिक बीइंग, बिकॉज इसीलिए इन्होंने क्या बताया, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को इन्होंने बताया था, जो इस पर एक बुक भी पब्लिश की थी। बेसिकली उसमें यही सब बताया गया है कि एक जैसे कोई भी स्टैंडर्ड काम हो रहा है तो स्टैंडर्ड काम का एक वेज सेट होना चाहिए, मतलब एक सैलरी सेट कर दो। अगर कोई भी एम्प्लॉय उससे अच्छा अगर कर रहा है तो उसको कुछ अवार्ड दिया जाए, मोनिस्टिक रिवार्ड दिया जाए, मटेरियल रिवार्ड दिया जाए। अगर कुछ स्टैंडर्ड से अगर कोई एम्प्लॉय कम काम कर रहा है तो उसको क्या होनी चाहिए, सैलरी कट कर देनी चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। इस सब पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। दैट्स वाई ही इज डिनोट द एम्प्लॉय एज अ इकोनॉमिक मैन। These are all the assumption of the Taylor. Workers are motivated primarily by money and incentives. देखिए, यहाँ बता दिया कि इन्होंने मनी एंड इंसेंटिव से ज्यादा मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय। वर्क कैन बी स्टडीज साइंटिफिकली, और इनका ये भी था कि कोई भी अगर वर्क किया जाए तो उसको पहले स्टडी करो, साइंटिफिकली स्टडी करो, उसका क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या उसमें हम तरीके अपना सकते हैं, क्या उसमें हम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमारे प्रोसीजर फॉलो करते समय में हाथ का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट कैसे होना चाहिए, और क्या टाइम लगना चाहिए उस काम को करने के लिए। इस सब पे उनका ज्यादा जोर था। ये सब उनके एजम्पशन थे।
देन एफिशिएंसी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी वगैरह पे ज़्यादा उनका एजम्पशन था। मैनेजमेंट शुड प्लान वर्क साइंटिफिकली, और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी इनका कुछ एजम्पशन रहा कि मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, उनको प्लान साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जल्दबाजी में कोई प्लान कर दे रहे हैं, कोई बिना एक प्रोसीजर के प्लान कर दे रहे हैं, बिना किसी प्रिंसिपल के प्लान कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इनका क्या जो बेसिक एजम्पशन था, इनका एम्प्लॉयर के लिए भी था और एम्प्लॉय के लिए भी था, और जैसे कि होते हमारे शॉप फ्लोर मैनेजमेंट जो वर्कर थे उनके लिए भी था और मैनेजमेंट के लिए भी था। इनका सारा एजम्पशन करके एक एक देखते हैं। नाउ कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो टेलर प्रपोज 5 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रिंसिपल को स्टेटमेंट के थ्रू या तो मैचिंग के थ्रू पूछ लेगा किसका क्या मतलब है। तो हैव अ फुल कंसंट्रेशन हियर, एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स को बताया है। Principles of scientific management by F.W. Taylor. Taylor proposed 5 main principles. So first principle is science, not a rule of thumb. Science not a rule of thumb. देखिए जो है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब कि जो हमारा ओल्ड मेथड था ट्रेडिशनल हिट एंड ट्रायल, एरर एंड ट्रायल वाला मेथड, वो नहीं होना चाहिए, एक ट्रू ऑफ साइंस होना चाहिए। सो ओल्ड मेथड ट्रायल एंड एरर नहीं होना चाहिए, एक ट्रू साइंस ऑफ वर्क होना चाहिए। सो टेलर सजेस्टेड यूज साइंटिफिक एनालिसिस, मतलब कि किसी भी काम के लिए पहले एक साइंटिफिक एनालिसिस करो, देन कोई उस चीज का एक बेस्ट मेथड तैयार करो। यूज साइंटिफिक एनालिसिस, स्टडी वर्क मेथड्स, फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग टास्क। ये है बेसिक जो देखिए इन्होंने जो बताया, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यही हमारा है साइंस, टू साइंस ऑफ वर्क नॉट रूल ऑफ थंब। जो सो इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इन विच ही रिजेक्टेड द ओल्ड मेथड्स ट्रायल एंड एरर एंड ही सजेस्टेड टू adopt the one best of doing things. एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्क, प्रपोज इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्टेज। सो देखिए इनका जो मेथड था उसके लिए उन्होंने क्या बोला, एक टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी किया। टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, इसके बारे में बता देता हूँ। टाइम स्टडी में इन्होंने क्या किया था, बेसिकली टाइम स्टडी क्या था, स्टॉप वॉच, इसको स्टॉप वॉच स्टडी भी बोलते हैं, मतलब बेसिकली स्टॉप वॉच। इन्होंने बोला कि कोई भी काम करो उसका एक बेस्ट तरीका अपनाओ, और उस काम को करने के लिए स्टॉप वॉच चालू करके काम करो, और उसको देखो, एनालाइज करो, और इस काम को बहुत बार करो, उसका एक बेस्ट तरीका अपनाओ, और उस तरीके में कितना टाइम लगा, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है करने के लिए, तो वो क्या हुआ, टाइम स्टडी हुआ। इसीलिए उन्होंने हर एक काम का एक टाइम प्रिस्क्राइब किया, एक लिमिट सेट किया। और मोशन स्टडी में उन्होंने वो स्टडी किया, रिसर्च किया कि उस किसी भी काम को करने के लिए जो हमारा हाथ का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, हम क्या स्टेप अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट, उस सबको इन्होंने स्टडी किया। तो इसको क्या बोला गया है, मोशन स्टडी। तो इस सब चीजों को उन्होंने अप्लाई किया। ये सब चीजें देखिए, आप ये सब चीजें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हुआ, साइंटिफिकली ही हुआ ना। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, जो लॉजिक होता है, एक लॉजिक लगाए। तो इसीलिए इनके क्या हुआ, प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बोला गया। तो उसमें इन्होंने जो पहला थ्योरी दिया था वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एंड सेकेंड थ्योरी इनका था हार्मनी नॉट अ डिस्कार्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, देखिए हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, इसका मतलब ये था कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट जो होगा हमारा, मैनेजमेंट शुड फुल्ली कोऑपरेट विथ एम्प्लॉई। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देख रहे हो वहां पे कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, मैनेजमेंट के बीच, एम्प्लॉय के बीच, सुपरवाइजर के बीच, जितने भी, अगर मान लीजिए वहां पे जो भी एम्प्लॉय उनके बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए भी इन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया जिसको हम यहाँ पे हार्मनी नॉट अ डिस्कॉर्ड बोले। सो टेलर बिलीव्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट रिड्यूज प्रोडक्टिविटी एंड बोथ मस्ट वर्क इन हार्मनी। इसीलिए उन्होंने बोला कि बोथ शुड वर्क हार्मनी, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए उनके बीच में, कि और ना कि उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो एंड शेयर्ड गोल हो, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, मैनेजमेंट का गोल हो, वही गोल हमारे एम्प्लॉय का हो। दैट्स व्हाई वी गेट अ मोर एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल पीस होना चाहिए। देखिए इंडस्ट्रियल पीस, इसको अभी एक आगे मैं बताऊंगा, मेंटल रिवॉल्यूशन।
मेंटल रिवोल्यूशन। तो क्या होना चाहिए, अगर इंडस्ट्रियल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, वहां पे अगर मेंटल पीस नहीं है तो क्या होगा, एफिशिएंसी पे वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। सो इनका जो डायरेक्ट सेकंड प्रिंसिपल था, हार्मनी नॉट अ डिस्कार्ड, आप लोग समझ गए होंगे। एंड थर्ड प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट अ इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट अ इंडिविजुअलिज्म। देखिए इनका थर्ड जो प्रिंसिपल था, कोऑपरेशन नॉट अ इंडिविजुअल, इसमें इन्होंने इंफेसाइज किया कि टेलर इंफेसाइज कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स एंड मैनेजर शुड, और इसमें इन्होंने बताया कि इंप्लॉय और मैनेजर के बीच एक कोऑपरेशन होना चाहिए, और मैनेजर क्या इंश्योर करना चाहिए, मैनेजर शुड इंश्योर वर्क विथ इंप्लॉय, गाइड देम, प्रोवाइड प्रॉपर सुपरविजन। एंड देखिए इन्होंने बताया कि मैनेजर, मैनेजर मीन्स एक प्रकार का हमारा सीनियर होगा, सुपरवाइजर होगा, तो वो क्या होना चाहिए, वो हमारे जो इंप्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए, उनके साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। और जो हमारे वर्कर्स होंगे उनको क्या करना चाहिए, वर्कर शुड फॉलो साइंटिफिक मेथड डेवलप बाय मैनेजमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे वो क्या करेंगे, एक एसओपीज बना देंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपीज हमारा कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा, बट उसको फॉलो कौन करेगा, यूजर फॉलो करेगा, मींस दैट वर्कर फॉलो करेगा। सो यही वहां पे इस प्रिंसिपल में उन्होंने यही बताया कि कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे मैनेजर होना चाहिए वो इंप्लॉय के साथ कोऑपरेट करे, उनको गाइड करे, उनको सुपरवाइज करे, और जो हमारे वर्कर होने चाहिए वो वर्कर को जो हमारे मैनेजमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए, जो रूल बनाए, जो रेगुलेशन बनाए, उनको साइंटिफिकली फॉलो करने चाहिए। फॉलो साइंटिफिक मेथड डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट। एंड फोर्थ प्रिंसिपल, मैक्सिमम आउटपुट नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। देखिए जब टेलर कंपनी में काम कर रहे थे एज अ वर्कर, एज अ मैनेजर, जब उन्होंने काम किया तो उनके ड्यूरेशन उन्होंने एक चीज नोटिस किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया। वो एक चीज नोटिस किया कि जो आउटपुट था, वर्कर के आउटपुट था, वो रेस्ट्रिक्टेड था, और वो रेस्ट्रिक्टेड कैसे थे, डेलिबरेटरी था, पर्पजली था। डेलिबरेटली जो कि उनका क्या था, एफिशिएंसी को डाउन करते थे, अपने कैपेसिटी के बिलो काम करते थे, और इस चीजों को उन्होंने स्टडी किया और इस चीज के रिगार्डिंग बताया उन्होंने। टेलर ऑब्जर्व वर्कर्स इंटेंशनली रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, और इस चीज को क्या बोला उन्होंने, इस चीज को उन्होंने सोल्डरिंग बोला और स्कीविंग बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्डरिंग और स्कीविंग बोला। क्या बोला, सोल्डरिंग और स्कीविंग, किस चीज को, जो रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट था वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन में, इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया कि वर्कर क्या है, इंटेंशनली, पर्पजली क्या करते हैं, अपने कैपेसिटी के अंडर काम करते हैं, मतलब नीचे काम करते हैं, कम काम करते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी थे उससे भी कम वो आउटपुट देते हैं, और ये आउटपुट डेलिबरेटली देते हैं। और इसी चीज को उन्होंने क्या बोला, सोल्डरिंग और स्कीविंग बोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोल्डरिंग और स्कीविंग, ये पूछता है। और क्या क्या टाइप्स है सोल्डरिंग, मतलब उन्होंने बेसिकली दो टाइप के बताया, एक नेचुरल पर्सनल सोल्डरिंग एंड सेकेंड वन इज नेचुरल सोल्डरिंग एंड सिस्टमैटिक सोल्डरिंग बताया। तो बेसिकली पहले आइए देखते हैं सोल्डरिंग क्या है। सोल्डरिंग बेसिकली देखिए जो उनका फोर्थ प्रिंसिपल था, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, इसमें इन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि वर्कर क्या थे, इंटेंशनली रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, और इस चीज को उन्होंने क्या दिया, इस फिनोमिना को सोल्डरिंग और स्कीविंग बोला। He noticed a phenomena of worker purposely operating below their capacity and called the phenomena as a soldering or skewing. और देखिए उन्होंने इस चीज को बताया कि जो चीज है सोल्डरिंग और स्कीविंग एक क्यों है। बेसिकली इसके थ्री एजम्पशन दिए उन्होंने कि तीन चीजों को लेके क्या करते थे, आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करते थे, बिलो कैपेसिटी काम करते थे। और वो चीज क्या क्या है, देखिए पहला एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन एंड थर्ड एजम्पशन, मतलब कि तीन एजम्पशन दिए इस चीज को लेके कि सोल्डरिंग क्यों कर रहे थे वो। देखिए जो पहला था फियर ऑफ जॉब। अब फियर ऑफ जॉब क्या था कि जो वर्कर थे अपने कैपेसिटी के कम काम करते थे। वो क्यों करते थे, क्योंकि अगर वो मान लीजिए बियॉन्ड द लिमिट काम किए,
बियॉन्ड द लिमिट काम अगर वो कर रहे हैं, अगर वो बियॉन्ड द लिमिट काम कर रहे हैं तो क्या होगा, काम सरप्लस में हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, कुछ लोग एफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब कुछ लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर लिमिट क्या होगा, अगर आउटपुट को उन्होंने बढ़ा दिया, आउटपुट को बढ़ा देंगे, लिमिट से ज्यादा काम करेंगे, तो क्या होगा, कुछ इंप्लॉई क्या होंगे, सरप्लस में हो जाएंगे, कुछ वर्कर क्या होंगे, सरप्लस में हो जाएंगे। और सरप्लस में हो जाएंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगा, भाई मैनेजमेंट को तो पैसे देने हैं इंप्लॉय को, तो इंप्लॉय को क्या करेगा, जो सरप्लस इंप्लॉय होंगे, वर्कर्स होंगे, उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उनको जॉब से हटा देगा। इसलिए क्या करते थे वो, डिलिबरेटली क्या करते, आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर देते थे, कम काम करते थे, ताकि क्या हो, एक ज्यादा आउटपुट ना मिल सके। सो वो क्या करेंगे, ज्यादा इंप्लॉय को, वर्कर को जॉब ऑफर करेंगे, काम पे रखेंगे, किसी को निकालेंगे नहीं। एक तो ये उनको फियर था, इसलिए वो क्या करते थे, इंटेंशनली रिड्यूस, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते थे। ये किसका एजम्पशन था, ये टेलर का एजम्पशन था वर्कर को लेके, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में एज ए वर्कर से काम किया था, तो वर्कर के भी उनके पास मेंटालिटी रहेगी, थॉट रहेगा। एज ए मैनेजर, जनरल मैनेजर भी काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस दोनों लेवल का है, मैनेजमेंट लेवल का भी है और शॉप फ्लोर मैनेजमेंट लेवल का भी है। मतलब कि जो वर्कर क्या सोचते हैं उस सब के रिगार्डिंग भी उनके पास नॉलेज था। ये नॉलेज इसलिए उन्होंने एज एक्सपीरियंस बेस्ड सब चीजें दिया, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल्स दिया। तो जो इन्होंने सोल्डरिंग को बताया, सोल्डरिंग क्या था, सोल्डरिंग फिनोमिना है, किसका फिनोमिना है, वर्कर का एक मतलब थॉट है, डिलिबरेटली रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट, उसी को क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग और स्कीविंग। जो उनका पहला एजम्पशन था इसको लेके कि क्यों ये सोल्डरिंग होती है, तो क्या था, फियर ऑफ जॉब। क्योंकि अगर कोई भी इंप्लॉय अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा आउटपुट कर देगा तो क्या होगा, कोई भी इंप्लॉय सरप्लस हो जाएगा और उस इंप्लॉय को क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट जॉब से निकाल देगा। क्यों, क्योंकि जो काम 4 बंदे ही कर ले रहे हैं तो 6 बंदों को रखने की क्या जरूरत है। और दूसरा क्या था, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। देखिए दूसरा था लैक ऑफ इंसेंटिव, इसमें उन्होंने था नॉन इंसेंटिव, नॉन इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। देखिए अब वो क्या थे कि इंसेंटिव को लेके थोड़ा सा मोटिवेटेड थे कि हमें पैसा इंसेंटिव मिले तो हम काम करें। अगर देखिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बेसिकली देखिए सब क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है। बेसिकली इनका क्या था, इंडस्ट्री में काम किए थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किए थे, इनके क्या प्रिंसिपल थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में से ज्यादा रिलेट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो नॉन इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम के वजह से वर्कर क्या करते थे, एफिशिएंसी, आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करते थे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इंसेंटिव सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कोई इंसेंटिव सिस्टम नहीं है, आउटपुट आपको देना है किसी काम का, आप तो चाहे ज्यादा काम करो तो भी आपको वही उतना ही सैलरी मिलेगा, कम काम करो तो भी वही सैलरी मिलेगा। तो इस वजह से क्या करते थे वर्कर, एक स्टैंडर्ड लिमिट थे, स्टैंडर्ड लिमिट से काम कम करते थे। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी टाइम उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट काम कर दिया, बियॉन्ड द लिमिट काम कर दिया, बियॉन्ड द लिमिट अगर काम करेंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो स्टैंडर्ड सेट कर देगा, स्टैंडर्ड को सेट कर देगा, स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा उस काम का कि इतना आउटपुट दे सकता है वर्कर इतने टाइम में। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, और स्टैंडर्ड सेट होने के बावजूद क्या होगा, सैलरी भी नहीं मिलेगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, काम को हमेशा कम करते थे। एक क्या था, एजम्पशन था, मैं नहीं बता रहा हूं, टेलर के एजम्पशन थे वर्कर को लेके ऑर्गेनाइजेशन में, कि नॉन इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम था और इसलिए वर्कर काम कम करने थे। अगर वो उनका मन था कि अगर मैं ज्यादा काम करूं तो उनको क्या मिलना चाहिए, ज्यादा पैसे मिलना चाहिए, इसीलिए वो क्या करते थे, एक स्टैंडर्ड से कम काम करते थे, मतलब आउटपुट कम देते थे। एंड थर्ड वन इज अ ग्रुप प्रेशर। और तीसरा तो उन्होंने बताया कि ग्रुप प्रेशर था, जिसमें मतलब कि वहां की इन्वायरमेंट कैसा है इसका वजह था, और कुछ चीजें तक क्या थे कि अनसाइंटिफिक मेथड, अनसाइंटिफिक मेथड पे भी रिलाई थे। क्या थे कि जो वर्कर थे किसी भी काम को कर रहे हैं, फिर वो फेल हो जाता था, फिर दूसरा काम करते थे, इससे क्या था, उनके पास एक मतलब प्रेशर क्रिएट होता था, वो काम को क्या करते थे, रेस्ट्रिक्ट हो जाता था। तो अनसाइंटिफिक मेथड भी थे, इस वजह से भी थोड़ा सा क्या था, काम का आउटपुट रेस्ट्रिक्ट हो जाता था। एंड ही सजेस्टेड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। और देखिए अब क्या, इन्होंने इस चीजों तो ऑब्जर्व कर लिया, अब बात तो यहीं पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि चीजें मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम फैक्ट फाइंड किया है, इशूज को
एनालाइज किया है, तो उस इश्यूज को किल करना मैनेजमेंट का भी काम है। तो मैनेजमेंट एज ए मैनेजर टेलर्स गिव द सॉल्यूशन। व्हाट ही गिव? इंक्रीज इंसेंटिव, इंक्रीज इंसेंटिव। और इसी चीज को क्या बोला गया? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, इंक्रीज इंसेंटिव। मीन्स दैट कोई भी एम्प्लॉय, अगर कोई भी वर्कर एक स्टैंडर्ड से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको क्या इंसेंटिव मिलना चाहिए। एंड फिक्स स्टैंडर्ड आउटपुट भी सेट कर दिया। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब अगर किसी भी काम को लेके अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है, आउटपुट को लेके अगर आप अच्छा आउटपुट दे रहे हो उसके लिए आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तब उन्होंने क्या किया कि स्टैंडर्ड भी सेट कर दो कि अगर उस स्टैंडर्ड तक आपने काम नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट भी मिलेगा, आपका सैलरी कम हो जाएगा। जो एक लिमिट भी सेट कर दिया कि एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। अगर उस स्टैंडर्ड के ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो आपको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। अगर उसके कम काम कर रहे हो आपको तो आपका क्या होगा? सैलरी कट हो जाएगी। उन्होंने देखिए पॉजिटिव चीज़ें भी रखे तो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी कुछ चीज़ें बनाए। एंड इनकरेज मैक्सिमम प्रोडक्शन, और मैक्सिमम प्रोडक्शन को लेके मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? इंकरेज करना चाहिए एम्प्लॉय को। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखिए डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू मैक्सिमम एफिशिएंसी में टेलर सजेस्टेड साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। अब साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स का क्या मतलब है? सो साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर मीन्स there is a need to select the worker scientifically possessing physical and intellectual qualities to ensure the effective performance of the scientifically developed worker। देखिए उन्होंने टेलर जी ने बताया कि आपको एक स्टडी करना पड़ेगा। वो स्टडी क्या होगा? एप्टीट्यूड पे होगा, उनके वर्कर के नेचर पे होगा, वर्कर के क्वालिटीज पे होगा, उसके इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा। इस चीज़ों को स्टडीज कीजिए, साइंटिफिकली स्टडीज कीजिए, और किसी भी काम को उस काम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके रिलेट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग सुटेबल वर्कर को डिटेल करो। इसी को इन्होंने क्या बताया? साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। और गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। जॉब स्पेशलाइजेशन वही है कि टास्क स्पेशलाइजेशन। अगर किसी चीज़ को आप अगर साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हो, अगर मान लीजिए हमें कोई कंपनी में हमें शॉप बनाना है, तो शॉप को बनाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए, और ऑपरेटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस सब चीज़ को आप एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग उस सब क्वालिटीज क्राइटेरिया को अगर कोई वर्कर फुलफिल कर रहा है उसको लाओ और उसको ट्रेनिंग दो, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दो, उसको प्लानिंग करो अच्छे से। इस सब चीज़ों को उन्होंने बताया। इसी को क्या बोला गया? साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड जॉब स्पेशलाइजेशन। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? वर्कर बिकम हाईली स्किल्ड। अगर इस सब आप कर रहे हो तो क्या होगा? वर्कर बिकम हाईली स्किल्ड एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। प्रोडक्टिविटी भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए अब तो हमारे क्या थे? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो 5 प्रिंसिपल थे मैंने उसको बता दिया। नाउ कम टू द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए अब तो प्रिंसिपल तो बता दिया, अब उनको टेक्निक्स क्या क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या होगा, उसके एक मेथड्स, टेक्निक क्या है। So Taylor also introduced several practical techniques. So his first technique is time study। देखिए टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब इनके क्या थे? टेक्निक थे। फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था, अभी भी अब यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मेंटल रिवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे 6 टेक्निक्स को हमने मतलब कि ड्रॉ किया है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। बेसिकली टेक्निक्स क्या थे जो उन्होंने प्रैक्टिकली चीजें की है, उसको मतलब खुद से किया, उसका एक टेक्निक, एक ट्रू साइंस डेवलप किया, एक प्रिंसिपल बनाया। इस सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो जो पहला इनका टेक्निक्स था वो था टाइम स्टडी। और टाइम स्टडी में इन्होंने क्या किया? मेजर्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क। वही मैंने जो बताया था कि अगर स्टॉप वॉच मेथड, इसी को बोलते हैं स्टॉप वॉच मेथड। जो अभी नाउ डेज बेंच मार्किंग बोलते हो ना आप लोग, बेंच मार्किंग, किसी भी काम को करने के लिए अगर बेंच मार्किंग बोला जाता है तो उसको क्या होता है? उसका एक टाइम सेट हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया? मेजर्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क।
बेसिकली उन्होंने क्या किया, अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लो, उसको कैसे करो, स्टॉप वॉच चालू करके करो, और कितने टाइम में हो रहा है उसको नोट डाउन कर लो, और वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। आने वाले जो हमारे आने वाले वर्कर्स होंगे और सारे जो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होगा, तो इस हिसाब से क्या करेंगे, उसी टाइम में वर्कर को उस काम को कंप्लीट करना है। और इससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्या होगा, अननेसेसरी जो मूवमेंट होगा, टाइम को कंज्यूम करेंगे लोग, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को पहले से टाइम पता होगा कि इस टाइम को करने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए। सो पर्पज क्या है, डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम, एक तो डिटरमाइन हो जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर टाइम डिटरमाइन हो जाएगा तो हम अच्छे से क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लानिंग कर सकेगा, अच्छे से प्लानिंग कर सकेगा। देखिए, अगर कोई भी काम को करने के लिए हमें उसका मेथड पता है, उसमें कितना टाइम लगेगा, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट लेवल के मैनेजर्स होंगे, उनको क्या कर होना, प्लानिंग करने के लिए उनको एक तरीका, इजी वे मिल जाएगा, क्योंकि उन कैलकुलेट कर लेंगे और कोई भी चीज उनको डिसीजन लेना होगा उसके अकॉर्डिंग वो ले लेंगे। देखिए, डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा, रिमूव अननेसेसरी मूवमेंट। देखिए, अगर टाइम हमें डिफाइन है तो अननेसेसरी मूवमेंट क्या होगा, उसमें लोग कट कर देंगे। एग्जाम्पल्स, यूजिंग स्टॉप वॉच टू मेजर वर्कर परफॉर्मेंस। देखिए, यहाँ पे स्टॉप वॉच करके वर्कर का परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है। एंड नेक्स्ट क्या था उनका स्टडी, मोशन स्टडी था, मोशन स्टडी किया। अब मोशन स्टडी में क्या था, स्टडी ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व इन वर्क। देखिए, जो मैंने चीज आपको बताया कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन क्या है, क्या आप कैसे स्टेप फॉलो कर रहे हो, उस चीज को यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया। तो बेसिकली इस स्टडी को उन्होंने क्या टेक्निक्स दे दिया कि मोशन स्टडी टेक्निक्स है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, मोशन स्टडी का, एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन, इंक्रीज एफिशिएंसी। देखिए, अगर मैं अगर आपको कोई टास्क दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको कोई बॉक्स है जिसमें 4 स्क्रू हैं, कोई बॉक्स है उसमें 4 स्क्रू हैं, और उसके अंदर छोटा सा बॉक्स है उसमें 2 स्क्रू है। अगर आपको खोलने के लिए अगर कोई मान लीजिए तरीका बताया जाए, तो पहले आप आउटर आउटर स्क्रू खोलोगे, देन उसको फिर ओपन करोगे, फिर इनर स्क्रू खोलोगे, ऐसा ही एक फॉलो करोगे ना। क्यों, क्योंकि ये चीजें हमें पहले से बताया गया। अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जहां पे हमें नहीं पता है जिसके बारे में, ये तो इजी हो गया, आपको दिख गया कि 4 स्क्रू आउटर में है, फिर उसके बाद खोलेंगे तो जो इनर का होगा उसको खोलेंगे। बट ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स मशीन होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स अप्लायंसेस होंगे, उनमें जानकारी नहीं रहेगी, तो जो जो न्यू वर्कर आएगा उसके लिए क्या होगा, इजी होगा। मोशन स्टडीज क्या होगा, वो अपने कहाँ पे कैसे क्या चीजें करना है, क्या मूवमेंट है, कौन सी चीजें कब खोलना है, सब मसली यही है मोशन स्टडी। तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी मूवमेंट होगा बॉडी का, वो रिमूव हो जाएगा, और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एलिमिनेट अननेसेसरी मोशंस, इंक्रीज एफिशिएंसी। एंड थर्ड वन इज फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, एक आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, यूनिटी ऑफ कमांड। सो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, मैं ही बता देता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या था कि जो हमारा सबऑर्डिनेट होगा वो ऑर्डर लेगा किसी एक सुपरवाइजर से, किसी एक बॉस से। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एन एम्प्लॉई सपोज टू टेक ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर्स ओनली। ये था हमारा क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल्स था। बट यहाँ पे टेलर जी क्या किए थे, जो ये प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड को, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया यूनिटी ऑफ कमांड को। और इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट करके क्या दिया, फंक्शनल फोरमैनशिप का जो प्रिंसिपल दिया। बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ पे देखोगे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ज्यादा है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे क्या यूनिटी ऑफ कमांड ज्यादा है, तो और इसका वहां पे यूज भी हुआ है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड, और अभी भी है। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो यूनिटी ऑफ कमांड को क्या बोला गया है, सिंगल फोरमैनशिप भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल फोरमैनशिप। सिंगल बॉस, सिंगल बॉस बोल सकते हो। और लीनियर लीनियर और लीनियर सिस्टम भी बोलते हैं।
लीनियर सिस्टम भी बोलते हैं, और इसको मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसमें मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है। सो वहां पे क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड था, वहां पे क्या था, सिंगल फोरमैनशिप था, मतलब सिंगल बॉस क्या करेगा, कमांड करेगा। बेसिकली इसी चीज को इन्होंने रिजेक्ट किया, और इसको रिजेक्ट किया इन्होंने, एडवोकेट क्या किया, फंक्शनल फोरमैनशिप को, आइडिया को एडवोकेट किया। और फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप में बताया कि जो ईच वर्कर होगा, ईच इंप्लॉई होगा, गाइडेड बाई 8 डिफरेंट सुपरवाइजर, स्पेशलिस्ट होंगे, वो जो क्या होंगे, सुपरवाइजर स्पेशलिस्ट होंगे। सो ही एडवोकेटेड द He advocated the principle of functional foremanship. अब फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने क्या बताया कि ईच वर्कर गाइडेड बाई 8 सुपरवाइजर, और 8 सुपरवाइजर फोरमैन, बेसिकली फोरमैन को ही सुपरवाइजर बोलते हैं। तो एक इसका लेवल्स है, कब फोरमैन बोलेंगे कब सुपरवाइजर बोलेंगे, तो आप एक सुपरवाइजर से समझिए। तो 8 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइज होगा एक एम्प्लॉय। तो उसको क्या बोला इन्होंने, उन्होंने इसको बोला फंक्शनल फोरमैनशिप का प्रिंसिपल। और उनका नेचर क्या होगा, स्पेशलिस्ट होगा, स्पेशलाइज सुपरवाइजर होंगे। और वो 8 सुपरवाइजर कौन कौन से होंगे, देखिए इसको मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और फंक्शनल फोरमैनशिप का प्रिंसिपल लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। सो देखिए, बेसिकली मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूं। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी सपोज कर लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मान लीजिए कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें मैं किसी एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, एक डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मान लीजिए एक वर्कर है, वर्कर को मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया, ठीक। और एज पर मैं फंक्शनल फोरमैनशिप के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सो देखिए डिपार्टमेंट में हमारा क्या है, वर्कर है, और वर्कर को क्या बताया टेलर ने, 8 डिफरेंट सुपरवाइजर क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। अब आइए देखते हैं वो 8 डिफरेंट सुपरवाइजर इन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि 8 डिफरेंट सुपरवाइजर में 2 ग्रुप होने चाहिए, जो कि 2 ग्रुप में क्या होने चाहिए, 4 सुपरवाइजर होने चाहिए। और उनमें 4 क्या होने चाहिए, 4 जो प्लानिंग प्लानिंग के रिगार्डिंग सुपरवाइज करें, और 4 किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए सुपरवाइज करें। सो आइए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 बना दिया सेल्स, बेसिकली सेल को डिनोट करेंगे एस से, जो सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर 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 सुपरवाइजर, यहाँ पे भी सुपरवाइजर। बट इनका नेचर अलग अलग है, इन सारे सुपरवाइजरों का नेचर अलग अलग है। ये क्या है, ये प्लानिंग के लिए है, ये सुपरवाइजर क्या करेंगे, प्लानिंग के लिए है। और ये क्या करेंगे, एक जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्लानिंग रूम होगा वहां पे बैठेंगे। देखिए मैंने क्या बनाया, प्लानिंग रूम बना दिया। ये जो 4 सुपरवाइजर हों, जो जो कि प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो क्या करेंगे, प्लानिंग रूम में बैठेंगे। और जो हमारे 4 सुपरवाइजर होंगे, जो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो क्या करेंगे, वो शॉप फ्लोर पे रहेंगे। शॉप फ्लोर पे रहेंगे मतलब कि वर्कर के साथ ही रहेंगे। तो जब वर्कर के साथ रहेंगे तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये क्या करेंगे, शॉप फ्लोर पे रहेंगे। इसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, इस पूरे एरिया को शॉप फ्लोर दे दिया। बेसिकली शॉप फ्लोर क्या होता है, जहां पे आपका एक्चुअल में वर्क होता है, मतलब एक प्रकार से वर्कशॉप को बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कई ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखे होंगे, ग्राउंड जहाँ पे सारे काम परफॉर्म किए जाए, फिजिकल काम होते हैं, जहाँ पे वर्कर होते हैं, सबसे लोएस्ट क्लास के जो इंप्लॉय होते हैं, काम करते हैं, उस चीज को बताया गया है। जो लोएस्ट पोजीशन के लोग जहाँ पे काम करते हैं, सब चीजें एग्जीक्यूशन की चीजें होती है, उसको शॉप फ्लोर बोले गए। तो देखिए जो जो हमारे फर्स्ट 4 सुपरवाइजर थे, वो जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग,
वो क्या करेंगे, वो प्लानिंग रूम में रह के प्लानिंग करेंगे, और जो 4 सुपरवाइजर हैं वो क्या रहेंगे, शॉप फ्लोर पे रह के हमारे एम्प्लॉय को सुपरवाइज करेंगे। देखिए सुपरवाइज कर रहे हैं। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 4 सुपरवाइजर हैं वो कौन से होंगे, जो शॉप फ्लोर में 4 सुपरवाइजर है वो कौन से होंगे। तो देखिए जो हमारे प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो हमारे होंगे, सो लेट्स सी। देखिए जो हमारे प्लानिंग रूम में बैठेंगे, वो 4 सुपरवाइजर कौन कौन से रहेंगे। ये प्लानिंग रूम के जो सुपरवाइजर है उनके बेसिकली क्या है डेजिग्नेशन, पोर्टफोलियो उनका क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ वर्क बेसिकली क्या उनको क्या बोलते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड फोर्थ वन इज डिसिप्लिनरियर। सॉरी देखिए नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। डिसिप्लिनरियन, जिनको जो शॉप लेवल पे जो डिसिप्लिन वगैरह रहेगा उसके रिगार्डिंग जो रहेंगे सुपरवाइज करेंगे, वो हमारे फोर्थ वन हो गए डिसिप्लिनरियन जो सुपरवाइजर होंगे। एंड नेक्स्ट जो 4 सुपरवाइजर होंगे उनके जो कि प्रोडक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सुपरवाइज करेंगे, वो हमारे होंगे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। देखिए गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, इस चीज इनका क्या क्या रहेगा, कोई कोई क्या करेगा, जो गैंग कोई ग्रुप होगा उस ग्रुप को क्या करेगा, लीड करेगा, कोई इनके स्पीड मतलब उनके एफिशिएंसी को लीड करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, कुछ चीजें क्या करेगा जो रिपेयर वगैरह होंगे उनमें सुपरवाइज करेगा, और कोई सुपरवाइजर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, उसको सारा इंस्पेक्शन का काम होगा। तो ये चीजें क्या हुआ, शॉप फ्लोर पे हुआ, एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग हुआ। तो इनके बेसिकली ये नाम है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये हमारे जो प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे सुपरवाइजर, उनके नाम है। बेसिकली पर्सन का नाम नहीं है, पोर्टफोलियो का नाम है, जो बंदा हेल्ड होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा सुपरविजन का, उनका नाम रहेगा। सो दिस इंश्योर स्पेशलाइजेशन इन सुपरविजन, और इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन इन सुपरविजन होगा, और इससे हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो आई होप जो हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप का प्रिंसिपल, उसके रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। सो कम टू द फोर्थ टेक्निक, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखिए डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में टेलर इंट्रोड्यूस इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम, इसी को इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं, कभी कभी आ जाता है। सो इन्होंने इसमें क्या बताया, 2 वेज रेट सिस्टम बताया। 2 वेज रेट सिस्टम में क्या होता है, पहला हायर वेज होगा, दूसरा क्या होगा, लोअर वेज। अब हायर वेज कब मिलेगा एंड लोअर वेज कब मिलेगा, इफ वर्कर अचीव स्टैंडर्ड आउटपुट। देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट और उससे अधिक जब करेगा तो उसको क्या मिलेगा, हायर वेज, उसका सैलरी क्या होगी, हायर होगा, इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज लोअर वेज, इफ वर्कर फेल्स टू अचीव स्टैंडर्ड आउटपुट, से अगर कम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, लोअर वेज मिलेगा। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिफरेंशियल पे रेट सिस्टम, मोटिवेट वर्कर को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर वेज के सिस्टम इंसेंटिव के लिए, ज्यादा सैलरी के लिए वर्कर क्या करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, एफिशिएंसी लाएंगे। एंड इससे क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्या प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। एंड फिफ्थ टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन। सो स्टैंडर्डाइजेशन आप, अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन करना मतलब क्या होगा, एक बेस्ट चीजें प्रोवाइड करना, क्वालिटी में क्या करना, इंप्रूवमेंट करना, एक अच्छी सूटेबल टूल्स, टेस्टर्स, इस सब चीजों को क्या करना, बनाना, अच्छी चीजें लाना। तो इसमें क्या क्या चीजें स्टैंडर्डाइज किए इन्होंने, टूल्स को स्टैंडर्डाइज किए, इक्विपमेंट को किए, वर्क मेथड्स को किए, वर्किंग कंडीशन को भी देखो इन्होंने क्या किया, इंप्रूव किया। इससे क्या हुआ, दिस इंश्योर यूनिफॉर्म एफिशिएंसी, इससे क्या हुआ, इफिशियंसी में जोर आया। और देखिए एक चीज आप लोगों को बताता हूं, जो हमारे FW टेलर जी थे, उन्होंने बहुत सी चीजों को इन्वेंट भी किया कंपनी में रहते रहते। उन्होंने हैमर बनाया, हाइड्रोलिक मशीन बनाया, और बोरिंग मिल बनाया, टर्निंग मिल बनाया, बहुत से इन्होंने। और क्या हुआ, मेटल काटने का, स्टील कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक मेटल स्टील की जो थी ना, उसको एक टूल बनाया जो कि मेटल को काटती है, काटने का काम करता है। और इसीलिए उन्होंने एक बुक भी दिया है, आर्ट ऑफ कटिंग, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, वो दिया है। तो इस समय चीजों में उनका, इस बुक में बेसिकली यही सब चीजें बताया गया है कि क्या क्या टूल्स उन्होंने बनाए, और क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ इन्होंने, और इस सब चीजों को अप्लाई करके उन्होंने, एक कंपनी थी, देखिए एक कंपनी में इन्होंने काम किया था, बेंथल हेम कंपनी बेसिकली है, और वहां पे इन्होंने इस सब चीजों को, जो कि आटा कटिंग टूल्स वाले जो मेथड से अप्लाई करके, इन्होंने उस कंपनी को 500 वर्कर के को हटा के ओनली 100
देखिए जो 500 वर्कर से हटा के ओनली 140 वर्कर से उस कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ा दिया था, पहले से भी ज़्यादा। जब 500 थे उससे भी ज़्यादा काम किया, कितने 140 वर्कर बस। और उस कंपनी का क्या हुआ, फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ, उन्होंने गेन किया और उससे बहुत ज़्यादा गेन मिला था उसमें, उनको बहुत ही पॉपुलराइज हुए थे और उसमें कंपनी का कोई लॉस भी नहीं हुआ था, उससे कंपनी में बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ था। तो इस समय उनको क्या हुआ था, पॉपुलरिटी, इस चीज़ को करके उन्होंने पॉपुलरिटी कमाई थी, क्योंकि उन्होंने टूल को, इक्विपमेंट को, वर्क मेथड को, वर्किंग कंडीशन को, सब चीज़ों का क्या किया, इंप्रूव किया था। ये सब क्या थे, टेक्निक्स थे उनके बेसिकली। एंड सिक्स टेक्निक जो है कि उनका था मेंटल रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। सो वन ऑफ द टेलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन? चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। देखिए जो मेंटल रिवॉल्यूशन में बेसिकली मैं बताया था, जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वही चीजें हैं। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी पे मतलब कि इफेक्ट पड़ेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। इस सब चीज को लिए पाने के लिए उन्होंने क्या बोला, माइंड पीस होना चाहिए। माइंड पीस अगर रहेगा तभी तो इंप्लॉई और मैनेजमेंट अच्छे से काम करेंगे। इसी चीज को उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया और बताया, एक सजेशन दिए, एक टेक्निक्स बताया, उसको क्या बोला गया, मेंटल रिवॉल्यूशन। सो मेंटल रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्या सजेस्ट किया, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। सो मैनेजर शुड ट्रीट वर्कर फेयरली। और मैनेजर को क्या चाहिए, हर एक वर्कर को ट्रीट फेयरली, मतलब कि एक जस्टिस होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, जो कि डिवीजन ऑफ वर्क को क्या होना चाहिए, अच्छे से डिवाइड करना चाहिए। मान लीजिए अगर 5 वर्कर है तो मैनेजर को 5 वर्कर को इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई उसमें बायसनेस से, कोई हमारा उनका खास वर्कर है तो उसको कम काम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, एक मेंटल रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रेशर क्रिएट होगा, तो इससे एफिशिएंसी पे ही जोर आएगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। एंड वर्कर को क्या करना चाहिए, वर्कर शुड वर्क एफिशिएंटली। और एक प्रकार से बोल सकते हो कि मोटिवेशन भी है, क्या है कि वर्कर को एफिशिएंटली काम करना चाहिए इससे। और इस चीज का गोल क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होगा एंड कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स डिजायर्ड लेवल। नाउ सी द contribution of Taylor. So major contribution of Taylor's, he introduced a scientific approach to the management, I have seen and explained, increased industrial productivity, developed modern management techniques, introduced performance based incentive, influenced modern administrative theory, scientific management laid foundation for modern management science. I have explained all the things, note down. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब देखिए अब टेलर के फॉलोअर्स कौन कौन से। टेलर ने इतना सब कुछ किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया और ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे एफिशिएंसी, अच्छे आउटपुट के लिए उन्होंने सब कुछ दिया। तो इनके फॉलोअर्स कौन कौन से थे? सो इनके जो पहले फॉलोअर्स थे बेसिकली एच एल गंट। सो एच एल गंट जी क्या है, हेनरी एल गंट कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग फॉर द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए जो कि फॉलोअर्स मीन मतलब कि इस प्रिंसिपल को आगे किसने बढ़ाया, इस फॉलो कौन कौन से किया, तो हेनरी एल गंट जी थे। हेनरी एच गंट जी ने भी कुछ चीजें कंट्रीब्यूट किया साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके, और वो क्या क्या थे, ही इम्प्रूव द टास्क एंड बोनस सिस्टम ऑफ इंसेंटिव पे। देखिए इन्होंने भी, गंट जी ने भी इंसेंटिव पे बात किया। और इस चीज का क्या मतलब था कि जो भी इंप्लॉय होगा, वर्कर होगा, अगर कोई ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा पैसा दो, मतलब हायर वेज दो। तो वही चीजें इन्होंने भी मतलब आगे दिया, बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, ही एम्फेसाइज द हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए ही एम्फेसाइज द हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर होता है, वो भी बहुत ही इफेक्ट करता है इंप्लॉय पे। न्यू न्यू रिक्रूट आते हैं तो उन पर क्या करेगा, वो बहुत ही इफेक्ट डालता है। इसलिए उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो इंडस्ट्री का हैबिट होना चाहिए, वर्क हैबिट होना चाहिए, वर्क कल्चर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखो कि एफिशिएंसी को क्या हो, बढ़ावा हो, जोर मिले। इसीलिए इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन को गुड हैबिट पालनी चाहिए, मतलब अडॉप्ट करने चाहिए, सो दैट क्या हो, इंडस्ट्री में अच्छा आउटपुट क्रिएट हो, अच्छा मतलब माहौल हो, सिचुएशन हो, वर्क कल्चर हो। एंड थर्ड वन इज ही डिजाइंड ए चार्ट ऑन विच प्रोग्रेस ऑफ वर्क कुड बी प्लॉटेड कंटिन्यूअसली अगेंस्ट टाइम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये पूछा गया है, एच एल गंट चार्ट भी इसको बोलते हैं, गंट चार्ट। एमसीक्यू है बेसिकली, इसको राइट डाउन कर लो कि
गंट चार्ट का क्या मतलब है, इसको कौन दिया है? तो हेनरी हेनरी एल गंट ने गंट चार्ट बताया। और गंट चार्ट का क्या मतलब है? बेसिकली उन्होंने बताया कि एक ऐसा मतलब कि चार्ट बनाओ, मतलब उसमें ड्रॉ करो, एक डायग्राम, प्लॉट डायग्राम करो, और कब किसका किसके बीच, वर्क प्रोग्रेस और टाइम के बीच, कि हमारा कितने टाइम पे इंडिविजुअल वर्क का क्या प्रोग्रेस रहा। ये है, देखिए गंट चार्ट है, ये हमारा टाइम हो गया, ये हो गया वर्क प्रोग्रेस। तो इसके बीच एक टाइम ड्रॉ करो, ऐसे किस टाइम पे कितना काम हुआ। तो सो दैट मैनेजमेंट easily define at which time what amount of work should be done and how much work done at the specific time। इससे इस चार्ट को क्या बोला, गंट चार्ट भी बोला गया। ही डिजाइन अ चार्ट ऑन विच प्रोग्रेस ऑफ वर्क कुड बी प्लॉटेड कंटिन्यूसली अगेंस्ट द टाइम। इससे क्या होगा, इससे हमें एफिशिएंसी पता करने में जोर मिलेगी, और क्या होगा, आउटपुट, एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट जो स्कॉलर थे, जो फॉलोअर्स थे हमारे, थे गिलबर्ट। गिलबर्ट गिलबर्ट बेसिकली इनको गिलबर्ट कपल भी बोलते हैं, गिलबर्ट कपल, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम मैं बताता हूँ क्या है, फ्रैंक गिलबर्ट एंड लिलियन गिलबर्ट, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है। उन्होंने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया, और इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया और आगे लेके चले। और क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, दे इन्वेंटेड द फ्लो प्रोसेस चार्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट में क्या होता है कि एक रूल होगा, एक स्टैंडर्ड रूल होगा, उसमें कैसे क्या वर्क को करना करना चाहिए, इस सब चीज़ लिखा होना चाहिए। तो उस चीज़ को उन्होंने बनाया, तो इसको बेसिकली उन्होंने गिलबर्ट चार्ट भी बोलते हैं, फ्लो प्रोसेस चार्ट। देखिए इस चीज़ को बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, इस चीज़ को बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि अननेसेसरी मूवमेंट जो होगा, अननेसेसरी का काम होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको, मान लीजिए फैन है, बेसिक एग्जांपल लीजिए, आपको अगर फैन बनाने वाले कंपनी में हो, तो उसको कैसे कैसे असेंबल करना है, उसका एक मैं एक फ्लो चार्ट लिख दूं। एक फ्लो चार्ट मतलब एक प्रकार से कोई, मैं एक पेपर बना दूं, A4 साइज का मान लीजिए पेपर लिया, उसको मैं बुक बना दिया, उसमें मैं असेंबलिंग के पूरे मेथड्स लिख दूं कि पहले हमें मोटर मोटर लगाना है, फिर उसके फैंस लगाने हैं, फिर फ्रंट का जो सेफ्टी केज है उसको लगाना है, फिर रियर का सेफ्टी केज लगाना है, फिर उसमें जो उन्हें चाहिए कि प्लग वगैरह देना है, एक चीज़, ये सब स्टेप्स लिख दूं, तो फिर जो न्यू वर्कर्स आएंगे तो उस चीज़ को पढ़ पढ़ के करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी के मोमेंट हट जाएंगे और इफिशियंसी मिलेगी। यही चीज़ उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया। और इसी को क्या बोला गया, इनके इस थ्योरी को बोला गया स्पीड वर्क। इसी को क्या बोला है, स्पीड वर्क। सो राइट डाउन लोग कर लीजिए इसको, फ्लो प्रोसेस चार्ट को स्पीड वर्क भी बोले गए हैं। और क्या है, गिलबर्ट कपल्स के द्वारा, हेनरी एल गिलबर्ट एंड लिलियन गिलबर्ट ने इस चीज को दिया है। एंड दे लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मोशन एंड टाइम स्टडी टेक्निक्स। देखिए जो हमारे टेलर जी का था, टाइम एंड स्टडी को, यहाँ पे इन्होंने इसको क्या किया, इसको री-स्टडी किया, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया, और इसी को इन्होंने एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न मैनेजमेंट का एक टेक्निक्स बताया। और उसमें क्या किया उन्होंने, टाइम एंड स्टडी को स्टडी किया, और उसका एक यूनिट दिया। टाइम एंड स्टडी का किसका यूनिट दिया, वर्क का यूनिट दिया। तो यूनिट ऑफ वर्क इज थर्बलिक्स। थर्बलिक्स, देखिए थर्बलिक्स क्या है, एक गिलबर्ट का उल्टा है। देखिए हमारे जो गिलबर्ट जी हैं, उसका एक बैकवर्ड हो गया, तो इसी को उन्होंने एक पूरे वर्ड को जोड़ा और थर्बलिक्स दिया। थर्बलिक्स क्या है, हमारे जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ वर्क होगा, उसका एक यूनिट हो गया। नाउ सी द क्रिटिसिज्म ऑफ टेलर। अब देखिए ये तो सारे टेलर के कंट्रीब्यूशन रहा, और इसके क्या क्या मतलब फायदे नुकसान रहे, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए क्या किस किस बेस पे टेलर के जो प्रिंसिपल हो क्रिटिसाइज हुए। सो लेट्स सी, मेनी स्कॉलर्स क्रिटिसाइज टेलर फॉर विच, देखिए अब एक एक करके देखते हैं। मैकेनिकल व्यू ऑफ ह्यूमंस, देखिए मैकेनिकल व्यूज ऑफ ह्यूमंस। देखिए सबसे पहला पॉइंट था, मैकेनिकल व्यू के लिए क्रिटिसाइज किए टेलर। टेलर क्या हुआ, क्रिटिसाइज हुए। वर्कर, इनमें क्या बोला गया, वर्कर ट्रीटेड लाइक मशीन्स। देखिए बहुत से स्कॉलर ने उनको क्रिटिसाइज किया कि जो कि मैकेनिकल व्यू के लिए क्रिटिसाइज किया। और ये किस लिए, क्योंकि देखो आप लोग देखा होगा जो हमारा टाइम स्टडी था, टाइम एंड मोशन स्टडी था, उसमें क्या था, हम लोग स्टॉप वॉच करके, स्टॉप वॉच लगा के टेलर ने काम कराया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बेस पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इंसान क्या होगा, रोबोट बन जाएगा। ह्यूमन को रोबोट रोबोट बना दिया। इस बेस पे उन्होंने, इनका क्या हुआ, व्यू क्रिटिसाइज हुआ।
कि जो हमारे इंसान थे, ह्यूमन थे, उनको एज अ मशीन काउंट किया आपने, क्योंकि मशीन ही तो काम करेगा। मशीन में क्या होगा, एक टाइम सेट हो जाएगा और बटन दबा दिया और काम कर दिया। बेसिकली उनका जो एक्सपेरिमेंट था, टाइम स्टडी, ऐसा ही तो था कि एक टाइम स्टॉप वॉच लगा दिया और एक टाइम सेट कर दिया कि हाथ का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, पहले ये करो, ऐसे करो। इस सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, क्रिटिसाइज किए गए, मैकेनिकल व्यू के लिए क्रिटिसाइज किए गए। एंड सेकेंड वाइज इग्नोर्ड ह्यूमन रिलेशन। देखिए सेकंड क्या पॉइंट था, इन्होंने ह्यूमन रिलेशन को इग्नोर कर दिया। नो अटेंशन टू द इमोशंस, मतलब जो इम्प्लॉय की इमोशन की बात नहीं की इन्होंने अपने थ्योरी में कहीं भी। एम्प्लॉयमेंट के इमोशन को, एम्प्लॉयमेंट के सोशल नीड को बात ही नहीं की। इस वजह से इनकी थ्योरी क्या हुई, क्रिटिसाइज हुई। आपने देखा होगा कि इनके सारे जो प्रिंसिपल थे, थ्योरी थे, बुक्स थे, उनमें सब बस कल एफिशिएंसी एफिशिएंसी, टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट, इस सब चीज़ों की बात हुई। कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के वेलफेयर की बातें नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट के इमोशंस की बातें नहीं हुई। एम्प्लॉयमेंट को क्या, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट को क्या नीड है, एम्प्लॉय को, वर्कर को क्या नीड है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या परेशानियां हैं, इस सब चीज़ की कहीं क्या है, जिक्र नहीं है। दैट्स वाई इट्स प्रिंसिपल इज क्रिटिसाइज ऑन द बिहाफ ऑफ ignored human relation. And third one is a over simplification, over specialization. Work become repetitive and boring. ओवर स्पेशलाइजेशन में देखिए अब वो क्या होगा, वर्क बिकम रिपीटेटिव। अब देखिए अगर कोई चीज को आपको लिख के कराया जाए कि इस काम को ऐसे इसी हिसाब से करिए, जो चीजें लिखा गया है, इससे क्या होगा, कभी कभी आप बोर हो जाओगे। अगर मान लीजिए क्या जरूरी है कि जो उन्होंने लिखा हो वही बेस्ट वे हो, अगर कुछ लोग उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आएंगे तो उससे भी अच्छा तरीका अपनाएंगे। और वो तरीका कब अपनाएंगे, जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, तभी तो न्यू टेक्निक्स आएगा। इसीलिए क्या हुआ, एक प्रकार से बोरिंग चीज़ें, बोर फील हो गए। जो हमारे जो इम्प्लॉय थे, वर्कर थे, उनको उनमें बोरिंग फील होने लगा। इस वजह पे भी क्या हुआ, क्रिटिसाइज हुआ। एंड फोर्थ वन इज वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। वर्कर फोर्स टू इंक्रीज आउटपुट। अब देखिए एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर दिया जाएगा कि अगर आपको इतना ही आउटपुट देना है, अगर इससे कम करोगे तो आपको लो वेज मिलेगा। एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ही तो हुआ। मान लीजिए अगर कोई काम कम कर पाया किसी भी वजह से, मान लीजिए अपने फैमिली प्रॉब्लम से, अपने मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसने क्या किया, आउटपुट को थोड़ा सा कम कर दिया, तो उसका क्या होगा, सैलरी काट लोगे। इस चीज को भी लेके क्या हुआ, टेलर जी क्रिटिसाइज हुए। एंड फिफ्थ वन इज अनरियलिस्टिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए सब चीज़ें तो आपने गवर्नमेंट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में देख लिया। अब देखिए इसको अब बताए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे क्रिटिसाइज हुआ। देखिए गवर्नमेंट वर्क कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड साइंटिफिकली। देखिए अब जो गवर्नमेंट के काम है उस चीज़ को आप हमेशा साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे क्या हुआ वहाँ पे, अलग अलग नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, बहुत ही ब्रॉड होगा, तो उसको आप साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट का काम हुआ, क्या नहीं हुआ। क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट की बहुत सी चीज़ें क्या होंगे, डिसीजन मेकिंग के काम होंगे। इस सब वजह से आप क्या, उसको तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अनरियलिस्टिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके क्या हुए, थ्योरीज हुए। एंड नाउ सी द रेलिवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अब देखिए जो उनके थ्योरीज थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे रेलिवेंट हैं। सो इवन टुडे टेलर्स आइडियाज इन्फ्लुएंस। देखिए अब के टाइम, मॉडर्न टाइम में भी जो टेलर के आइडिया है बहुत जगह पे इफेक्टिव है, रेलिवेंस है। अब कहाँ कहाँ से है, देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आ गया। अब देखा होगा अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे एसीआर वगैरह आ गया है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये सब चीज़ें क्या हुए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अब आ गए हैं। अगर उसी बेस पे लोगों का क्या होगा, प्रमोशन वगैरह होगा, जिसका जितना एसीआर होगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगा, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन जिसका जितना अच्छा होगा उसका उतना प्रमोशन होगा। ये सब चीज़ें अब क्या होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आ गया और क्या है, रेलिवेंट है। वर्क मेजरमेंट होने लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखे जा रहे हैं। क्या हुआ कि एफिशिएंसी कितना है गवर्नमेंट के वर्क को, ये सब चीज़ें क्या हुआ, देखिए अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी रेलिवेंट हो गए। एंड ई गवर्नेंस आ गया। इस आने से आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा मॉनिटरिंग सिस्टम होने लगा। एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। एग्जाम्पल्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट हो गए। ये सब चीज़ को आपको देखोगे तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, काम कर रहे हो, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मुझे क्या है, इस चीज़ को रेलिवेंट मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली मैं चीज़ें सब कुछ देख रहा हूँ कैसे चीज़ें हो रहा है। ये जो टेलर के सारे प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रहे हैं। सो हमारा ये जो
टॉपिक था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, वो ओवर हो गया है और उससे मतलब कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। मैंने जितने फैक्ट्स हो सके सब कंप्लीट कर दिया और कुछ भी जो बचे होंगे मैं एमसीक्यू सेशन में उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। तो जो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट हमारे क्या है कि जो उनके बुक्स थे वो बुक्स के किस ईयर में पब्लिश हुए, उनके क्या प्रिंसिपल थे, उस प्रिंसिपल का क्या मीनिंग था, उनके स्टेटमेंट वगैरह क्या थे, वो कैसे रिलेट करते हैं, इस सब चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो F.W. Taylor contributed the organization effectively by giving the principle of scientific management theory, and organization shifted from art to science and laid down the foundation of modern administrative efficient organizations. So आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों के लिए यूजफुल है तो आप चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपको यूजफुल रहेगा यूजीसी नेट जून 26 के लिए। सो थैंक यू।